बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी रिसेंट में आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का, इससे संबंधित इस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो कि आपका ऑफिशियली आया हुआ है। इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि आपका ऑफिशियल एग्जाम किस तरीके का होगा, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। साथ ही आपने अपने एग्जाम के लिए कितनी तैयारी कर रखी है अभी तक, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी हमारी और मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल रहने वाले हैं 80। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 6 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन खंड का है जिसमें टोटल 1 से लेके 20 तक वास्तुनिष्ठ यानी कि जिसमें एमसीक्यू और वन वर्ड वाली क्वेश्चन होंगे। अराउंड आपके 17 क्वेश्चन तो होंगे एमसीक्यू, ठीक है, और 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके वन वर्ड वाले इस तरीके से। और उसके बाद खंड खा जो है इसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा स्रोत आधारित 3 मार्क्स का, ठीक है। एंड देन उसके बाद खंड गा जो है इसमें 22 से लेके 25 तक 3 अंक के प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको 2 या फिर एक क्वेश्चन में चॉइस भी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे खंड घ आ जाता है, इसमें 26 से 28 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है। एक क्वेश्चन पूरा ऐसे ही रहेगा, वो करना ही करना है, मैंडेटरी होगा। 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। फिर खंड पांचवा कह सकते हैं हम इसे, तो 29 से 31, 29 30 करते 3 क्वेश्चन स्रोत आधारित रहेंगे जो कि आपके 5-5 मार्क्स के आने वाले हैं। साथ ही अब खंड घ जो है इसमें मानचित्र संबंधित एक क्वेश्चन होगा जिसमें 2 आपको अंकित किए हुए रहेंगे और 3 को आपको अंकित करना होगा। इस तरीके से 5 मार्क्स का, ठीक है, ये चीज है। तो आई होप आप यहाँ पे इजीली समझ गए होंगे इसको। ये आपका पेपर का पैटर्न है और यहाँ पे मतलब आपको कुछ चॉइसेस वगैरह भी मिलेंगे। तो इसी चीज को आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे चाहे तो इजीली यहाँ पे इसे देख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे बता देते हैं कि इस वीडियो में हम आपका खंड का, खा और गा इन तीनों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे, यानी कि ये हमारा इस पेपर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें हम 8 मार्क्स के स्रोत आधारित और मैप वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो मतलब पार्ट में हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि एक ही बार में समझा दूंगा, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो भटक जाए, इसलिए 2 वीडियो बना देंगे तो इजीली आप इसे समझ भी जाओगे, ठीक है। चलिए आपको मैं एक बार आपका ऑफिशियल पेपर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका ऑफिशियल पेपर है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेरे बैक साइड में, ठीक है। ये आपका आया हुआ है और इसी क्वेश्चन पेपर को हमने थोड़ा अलग ढंग से अपने लिए अपने तरीके से बनाया ताकि बच्चों को इजीली समझाया जा सके, ठीक है। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, इस प्रीमियर में जुड़ चुके हैं, बेसिकली वो क्या करेंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इन सभी का जो आंसर है आप देने की जरूर कोशिश करें एमसीक्यू क्वेश्चन की, ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरा भी अट्रैक्शन बना रहेगा कि हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो एक होता है ना कि ऊर्जा क्रिएट होती है कि अच्छे से पढ़ाइए अभी, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों की तरफ से, तो रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देकर, ठीक है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें यह पहचानना है कि नल ईरा द्रव्य प्रबंधम ये जो ग्रंथ है बेसिकली इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप कहोगे कि क्या ये अरबाज संतों का एक मनुष्य काव्य संकलन है या फिर इसका जो वर्णन है वो तमिल वेद के रूप में किया गया है, इस ग्रंथ का महत्व जो है वो संस्कृत के चारों वेदों के जितना बताया गया है, या फिर इसे अस्पष्ट जो लोग हैं उनके द्वारा दिया गया था। तो आपको जो भी इसका राइट आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में दे सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे नल ईरा द्रव्य प्रबंधम बेसिकली एक तमिल वेद के रूप में इसका संकलन है या फिर इसको प्रसिद्धि मिली है बेसिकली, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ से इजीली देख सकते हैं, इट वाज डिस्क्राइब्ड एज ए तमिल वेद। अब देखो सेकंड क्वेश्चन वन वर्ड वाला है, इसमें आपको बताना है कि बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास, कबीरदास की जो बानी है इसको किस पुस्तक में संकलित किया गया है। तो आपको पता होगा, पहले ये बताओ कि किया किसने था, तो अर्जुन देव जी ने किया था। अब किसमें किया, तो आदि ग्रंथ साहिब में किया था। अब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको गुरुवाणी कहा जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, कौन कौन से, सबसे पहला तो गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीरदास जी की बानी, इन सभी को संकलित किसमें किया गया है, तो आदि ग्रंथ साहिब में। इसे क्या कहा जाता है, गुरुवाणी कहा जाता है। और किया किसने था, तो अर्जुन देव जी ने, ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से आपसे इजीली इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 3, डंका शाह किसे कहा जाता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो जहां तक मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मिड टर्म में आपके टोटल 1 से लेके जो 10 तक के चैप्टर हैं वो हैं, और इसमें से आपका जो 9वां चैप्टर 9वां या 8वां शायद वो कटा है, मतलब एक चैप्टर आपका कटा हुआ है 1 से 10 के बीच में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है आपके चैप्टर नंबर 11 से, ये आपके चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, ठीक है।
तो हो सकता है कुछ गलती वगैरह हो गई हो इनसे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये डंका शाह। वेल हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बच्चों बताएंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह, शाहमाई, विजिस कादरी या फिर बहादुर शाह। तो राइट आंसर है इसका मौलवी अहमदुल्ला शाही, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक मीटर में, तो बताओगे कैसे। तो ये राइट है इसका, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे इजीली। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजा, क्योंकि इनके बारे में आपसे 1 मार्क्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश के संबंध में था, बताएंगे सभी बच्चे एक बार। सुलभ, तुलभ, संगम या फिर अरावली। सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो राइट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, तुलुभ वंश से संबंधित है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे फ्रॉम तुलुभ डायनेस्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मैं आपको चाहूं तो सिंपल सा बता सकता हूं कि बाबर ने की थी, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसके मतलब कब की गई थी, तब आपको डेट ढूंढने के लिए अलग जाना पड़ेगा। तो नहीं, मैं आपको यही बता देता हूं, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ बता दिए मैंने, इजी है, सिंपल सा है ना, ऐसे समझना बहुत आसान हो जाता है। छठा देखिए क्या है, जिस हिंदू ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद, यानी कि ऐसा कौन सा हिंदू ग्रंथ है जिसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया जब, तो उसका नाम रज्मनामा पड़ गया था। क्या वो मनुस्मृति है, महाभारत है, रामायण है या फिर गीता है। तो इनमें से बताएंगे बच्चे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है बच्चों इसका महाभारत, ठीक है। कौन सा राइट आंसर इसका महाभारत। इंग्लिश में भी इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया है कि सिद्धार्थ का नाम बुद्ध के रूप में जन्म के समय रखा गया था, वे किस राज्य के थे। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, कैसे पूछ लिया इन्होंने कि सिद्धार्थ का नाम बुद्ध के रूप में उनके जन्म के समय रखा गया था, वे किस राज्य के थे। तो सिंपल सा पता है, नॉर्मली वे में कैसे पूछ लेते कि सिद्धार्थ जो थे वो किस राज्य से संबंधित थे या फिर महात्मा बुद्ध किस राज्य से संबंधित थे, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो राज्य की यहाँ पे जब बात की गई है तो वो थे शाक्य गणराज्य से संबंधित, ठीक है। शाक्य, पंचाल, करु, भंग, बेसिकली किससे संबंधित है, ये शाक्य से संबंधित, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ओके। नाउ आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भोपाल का शासक था। नूरजहां बेगम, शाहजहां बेगम, हजरत जहां बेगम या फिर हजरत महल बेगम। तो कौन सा राइट आंसर है, सभी को पता होगा इसके बारे में, शाहजहां बेगम भोपाल की शासक रही थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में देख ले लो। शाहजहां बेगम है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ भोपाल। आगे क्वेश्चन नंबर 9, जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर शिलालेखों को समर्पित किया, यानी कि जॉन मार्शल ने अपनी रिपोर्ट जो तैयार की थी सांची स्तूप के शिलालेखों पर संबंधित, वो किसको दी थी। सुल्तान जहां बेगम को, हसरत जहां बेगम को या फिर शाहजहां को या फिर हजरत जहां को। तो इसमें देखो बेसिकली शाहजहां कोई शासक था नहीं बल्कि रानी थी वहां पे, तो ये हो जाए, ये तो था ही नहीं। और हसरत और हजरत इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं है, तो सिंपल सा 3 ये तो ऑटोमेटिक आउट ऑफ ऑप्शन हो गए। बचा कौन सा, एक ही बचा है सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसे आप ट्रिकी तरीके से इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। इंग्लिश में देखेंगे जॉन मार्शल डिसाइडेड टू इंस्क्रिप्शंस ऑन द सांची स्तूप टू सुल्तान जहां। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा है कि जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए थे। तो हमें पता है कि महावीर कौन से तीर्थंकर थे, 24वें। तो इससे पहले कितने रहे होंगे, सिंपल सा है 23 रहे होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा मार दो आंसर, है ना। उसके बाद नयनार संतों के द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती थी। नयनार यानी कि आप ऐसे याद रखते हो, नयनार यानी कि त्रिनेत्र यानी कि शिव। तो क्या कहेंगे बी, नैना संत किस देव की पूजा करते थे, शिव की। और अलवार किसकी पूजा करते थे, विष्णु की, ठीक है। तो नैनार, शिव, अलवार, विष्णु। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल और केवल विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, उनके जो परिवार होते थे, ये किया करते थे। तो ऐसा कौन सा मंदिर था जिसे विजयनगर के शासक और परिवार उपयोग में लाया करते थे। विठल, विरूपाक्ष, राम मंदिर या फिर रघुनाथ। कौन सा मंदिर है इसमें से, बताएंगे सभी बच्चे। राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, विठल, विरूपाक्ष, हजाराम या फिर रघुनाथ। राइट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, हजार राम मंदिर, ठीक है। इंग्लिश में देखना चाहो तो यहां से आप इजीली से रीड आउट कर सकते हो। आगे आ जाता है निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के लेखक थे, बताएंगे सभी बच्चे। बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य या फिर बिंदुसार। तो कौन से थे यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक जिन्हें कौटिल्य भी कहा जा सकता है। आपको मैंने हिंट भी दे दिया, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। तो किसे कौटिल्य कहा जाता था, अब इतना तो आप समझ ही सकते हो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, चाणक्य की। इसकी चाणक्य या फिर कौटिल्य, इन्होंने ही अर्थशास्त्र को लिखा था,
इससे हमें क्या पता चलता है, मौर्य साम्राज्य की अहम जानकारी बेसिकली आर्थिक तौर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी गायब हो गया, वैसे तो चाणक्य लिखना था। ठीक है, आगे राय और नायक ये विजयनगर साम्राज्य में काफी अहम भूमिका निभाते थे। तो ये आपस में किस भाषा को बोलते थे, यानी कि राजा और नायक, सॉरी राय यानी कि राजा, नायक यानी कि सैनिक कमांडर, ये साथ में किस भाषा को बोला करते थे। बेसिकली सैनिक कमांडर तो वो अमर नायक हो गए, नायक अलग है। ठीक है, राजा और नायक ये आपस में किस भाषा को बोला करते थे, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, संस्कृत तेलुगु या फिर तमिल और तेलुगु। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से जल्दी बताएंगे कन्नड़ और तेलुगु, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ और तेलुगु, बी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इंग्लिश में देखना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी बच्चे को भी नहीं पता होगा, सभी को ही पता होगा, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 के बाद में हुआ था। ठीक, आगे इंग्लिश में देख लेंगे, बैटल ऑफ तालीकोटा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के लिए धन उपलब्ध करवाया था। तो कौन सी बेगम थी वो, नूरजहां, निशा बेगम, शाहजहां या फिर रुकैया बेगम। तो आप सभी को पता है भोपाल की शासकी शाहजहां बेगम थी और इसी ने ही धन उपलब्ध करवाया था। तो ऑप्शन सी, यानी कि चैप्टर 4 से आपके एमसीक्यू बहुत ज्यादा आने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो उसको जरूर पढ़ें अच्छे तरीके से। ठीक है ना, इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो नूरजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने पहली शताब्दी ईस्वी में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाए थे। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये कि सबसे पहले किसने जारी करवाए थे, तो आप बताओगे योधय, पार्थियन, गुप्त या फिर कुषाण कौन थे। ठीक है, जब बात करेंगे सबसे पहले सोने सिक्के जारी करवाने की, तो राइट आंसर होगा कुषाण। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहले भव्य सोने के सिक्के, यानी कि भव्य, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और जिसमें उत्तम सोना लगा हुआ था, वो किसने जारी करवाए थे, तो वो थे गुप्त शासक। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखेंगे, सबसे पहले तो कुषाण ने, लेकिन जब भव्य और उत्तम सोने की बात आएगी तो गुप्त कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहिर्विवाह की सही व्याख्या करता है। क्या एक रिश्तेदार समूह के बाहर विवाह करता है, एक परिजन समूह के भीतर विवाह करते हैं, एक महिला जिसके कई पति होते हैं, एक आदमी जिसकी कई पत्नियां होती हैं। अब देखो इसको ना कैसे घुमा के पूछ लिया गया है, एक रिश्तेदार समूह के बाहर विवाह करते हैं, यानी कि एक धर्म के, जाति के लोग, स्थान के लोग एक अपने समुदाय को छोड़कर दूसरे समुदाय के साथ विवाह चाहते हैं, इसको बोलते हैं बहिर्विवाह पद्धति। ठीक है, अंतर्विवाह पद्धति क्या होती है कि एक ही परिजन, एक ही समूह, एक ही समुदाय, एक ही जाति के लोग आपस में विवाह कर लेते हैं, इसको कहते हैं अंतर्विवाह। एक महिला जिसके कई पति हो, इसे क्या कहते हैं, बहुपति प्रथा कहते हैं। और एक आदमी जिसकी कई पत्नियां हो, उसे क्या कहते हैं, इसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। तो आपको पूछा क्वेश्चन एज इट इज वही गया, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा घुमा दिया गया है ताकि बच्चों को ना थोड़ा हम भटका सकें, लेकिन हमें तो नहीं भटका सकते, हम तो पढ़ाने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन, ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने हीरिया नहर का निर्माण करा। तो ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को जहां तक मुझे लगता है पता होगा। इसका राइट आंसर है संगम वंश। कौन से शासक थे जिसके द्वारा करवाया गया था, संगम वंश के शासक के द्वारा। अब जो आपका 20वां क्वेश्चन है वो है एक वर्ड में, एक वर्ड में बताना है कि इब्न बतूता कौन था। तो आप इब्न बतूता को पता है क्या कह सकते हो कि ये एक विदेशी यात्री था। सिंपल एक वर्ड, एक विदेशी यात्री। अब आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो ऐसे कह सकते हो कि यह एक विदेशी यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में मोरक्को के तंजियार से भारत आया था। समझ गए, कितने सारी चीजें बता दी मैंने आपको। एक विदेशी यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कब आया था, तो 1333 में। कहां से आया था, तो मोरक्को के तंजियार से आया था। कहां गया था, तो भारत गया था। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट में इसको क्वेश्चन को तोड़ा भी जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरा ही समझा दिया एक ही बार में, है ना। इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 था बेसिकली एमसीक्यू वाला सेक्शन ए का, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। देखते हैं, ये रहा यहाँ पे सेक्शन बी है, बेसिकली शोध आधारित क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स का है। ये दिया हुआ है बेसिकली वर्ण व्यवस्था के संबंध, अल बिरूनी की जो वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में। तो आप इसे चाहो तो इजीली पढ़ लो और सारे के सारे आपको क्वेश्चन इसी में से मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन आपको कहां कहां से मिले। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मानव जाति में सबसे उत्तम किसे माना जाता था।
तो आप इस स्रोत को जब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है, इसीलिए हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे चुनिंदा मानते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण जाति को। सेकंड क्वेश्चन क्या था? क्षत्रियों का सृजन कैसे हुआ था? तो आप देखोगे क्षत्रियों का सृजन बेसिकली ऐसे कहा जाता है, ब्राह्मण के कंधों और उनके हाथों से हुआ है, वैसे आप लिख दोगे। तीसरा है वैश्यों का क्या कर्तव्य था? हाँ, ये क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि सारे के सारे स्रोत आधारित क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जो उससे अलग होने वाला है, ठीक है? तो अब देख लेते हैं भाई। मैंने देखो आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं, मानव जाति के लिए सबसे उत्तम, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण, क्षत्रियों का सृजन, ब्राह्मणों के कंधों और हाथों से उनका सृजन हुआ है। बात आती है वैश्यों के कर्तव्य की। तो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था के बारे में, वहीं से ये क्वेश्चन है कि इनका कार्य होता था वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा लेना या देना। साथ ही साथ ये कृषि, गौपालन और व्यापार का कार्य भी करते थे। ये वैश्यों के कार्य हुआ करते थे, ठीक है? चाहे वो आलवियों ने खुद बताया हो या फिर ब्राह्मण समाज की बात की गई, ठीक है? इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखें। ओके, तो इंग्लिश में देख सकते हैं द सिस्टम ऑफ वारंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सेकंड का ये एंड थर्ड का ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये भी समझ लिया। वेल, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर सी। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन में एक चॉइस मिल गई है, बहुत बढ़िया बात है, चॉइस मिल गई है। दोनों में से कोई एक तो आएगा ही, आसानी से कर पाओगे, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 3-3 मार्क्स की आपकी ये क्वेश्चन है। 22 क्या कहता है कि हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है? हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि क्यों रही है? सबसे पहला पॉइंट आप लिख देंगे, हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। रहस्यमय लिपि क्यों है? क्योंकि इसे पढ़ा नहीं गया है। इसी कारण से इस सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इस लिपि में लगभग 375 से 450 चिन्ह हैं। यह लिपि ऐसा लगता है कि दाएं, यानी कि नॉर्मली एक तरीके का मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये आप हमारा जो पेज होता है, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ पे एंड करते थे, ठीक है, ऐसा बताया गया है। और इनकी ये जो लिपि है वो विभिन्न वस्तुओं पर पाई गई, जैसे कि मोहरें, तांबे के औजार, मतवान के अंठव, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और प्राचीन सूचना पट। अब आपने चैप्टर में देखा होगा एक सूचना पट के बारे में, उसमें कुछ तीर टाइप में, भाले टाइप में, त्रिकोण, त्रिभुज, ज्योमेट्री, इस टाइप के वो वर्ड बने हुए, अक्षर छपे हुए, जिन्हें पहचानना, जिनको समझना बहुत ही मुश्किल है। अब इसमें आप चाहो तो 1-2 पॉइंट और लिख सकते हो, सिंपल सा आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? अथवा में क्वेश्चन दिया था कि अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं क्या होती है, कि अभिलेख को जब आप पढ़ते हैं तो उस अभिलेख की साक्ष्य की क्या क्या सीमाएं आपके सामने आती हैं, या फिर इतिहासों को उसमें क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, ये समझाना है। आइए समझाते हैं भाई। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अभिलेख बेसिकली होता क्या है। तो अभिलेख कोई भी पत्थर या फिर धातु, ये बेसिकली काफी कठोर होते हैं, इस पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, उसको कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अशोक के बारे में, तो उसने अपनी राजा और मतलब अपनी प्रजा को और अपने सैनिकों को संदेश देने के लिए पत्थरों पर और जो धातु होती है इस पे संदेश खुदवाए थे बेसिकली। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं, सिंपल सा। अब अभिलेख की साक्ष्य सीमाएं क्या होती हैं? तो सबसे पहला होता है अर्थ निकालने में कठिनाई। कुछ अभिलेखों में क्या था कि राजा के कई नाम और कई उपाधियों को वहां पे लिखा गया था। तो ऐसे में कई संबोधन, उपाधि, नाम, प्रतीक, इन सभी का मतलब एक साथ निकाल पाना बहुत ही एक कठिन कार्य रहा था। दूसरा, तकनीकी सीमा। तकनीकी मतलब इसे आप टेक्नोलॉजी से संबंधित समझ सकते हो। टेक्नोलॉजी यानी कि हमारे पास जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, हम और ज्यादा एडवांस हो जाते हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी खराब होती जाती है। ठीक इसी तरीके से अक्षरों को ऐसा हो सकता है अभिलेखों में बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया, ठीक है, जिन्हें पढ़ना सबसे पहले तो मुश्किल था, धुंधले पड़ गए थे। और कुछ अक्षर, जैसे पूरा अक्षर ये बना है, मान लेते हैं ये एस पूरा बना हुआ है और गलती से क्या हुआ कि ये एस जो है ना वो कुछ इतना रहेगा, तो अब इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है कि ये एस लिखा है क्या लिखा है। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की या फिर अन्य जो अभिलेख होते हैं बेसिकली उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे बेसिकली ऐसा हो सकता है कि लुप्त हो गए हों या फिर मिट गए हों या फिर उसका आधा भाग खत्म हो गया, इस तरीके से ये तकनीकी सीमा होती है। फिर है विभिन्न भाषाओं और लिपियों का होना, क्योंकि कई बार एक ही ग्रंथ में आपको कई भाषाएं, कई लिपियों को एक साथ उपयोग किया हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में उस भाषा को पढ़ने में काफी
कठिनाई होती है। ठीक, और आखिरी है समकालीन से तुलना करना असंभव है, क्योंकि अभिलेख शास्त्री जो थे वो कुछ अभिलेखों पर अंकित जो लिपि है उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ है भाई? क्योंकि उनके समकालीन कोई अभिलेख कहीं पर भी उस लिपि में नहीं लिखा गया। जैसे अभी मैं वर्तमान की बात कर लूं, जो हड़प्पा है, हड़प्पा लिपि के जितने भी ग्रंथ हैं उस समय के अनुसार उसकी लिपि के संबंध में कोई और अभिलेख लिखा ही नहीं गया है। तो हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में? तो वही बताया गया है कि यदि मतलब हाँ, कोई भी अभिलेख जब लिखा जाता है तो उसके समकालीन उस लिपि में जब कोई अभिलेख लिखा जाए, उसका अर्थ निकाल लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, तो दूसरे को भी समझना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, तो समझेंगे कैसे? सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब कि 3 मार्क्स का पहला 22 रहस्यमय लिपि और अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। तो इजीली आप इसे समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया है ना। इंग्लिश में देखेंगे, हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज एन एंजिमेटिक स्क्रिप्ट, यानी कि एक रहस्यमय लिपि थी। तो भाई कैसे थी रहस्यमय लिपि? इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। एंड अदर हैंड, व्हाट वर लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस? तो क्या लिमिटेशंस हैं इंस्क्रिप्शन एविडेंस की? तो इजीली आप इन चारों को यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन घुमा के पूछा गया। बौद्ध सामाजिक संविदा का सिद्धांत और किस प्रकार से पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से भिन्न था? देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, बौद्ध सामाजिक संविदा का सिद्धांत यानी कि बौद्ध के अनुसार समाज कैसा था इसके बारे में, और पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण यानी कि पुरुष सूक्त एक ग्रंथ था बेसिकली ऋग्वेद के संबंध में। ठीक है, तो ब्राह्मणों का इसके बारे में क्या कहना था और जो बौद्ध धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म था इसका क्या कहना था, इसको समझाना। तो बिल्कुल एकदम इजी वे में आपको समझा देता हूं मैं, एकदम सिंपल सा। पहले बात करेंगे बौद्ध सामाजिक संविदा की। तो बौद्ध सामाजिक संविदा के अंतर्गत ये कहा गया, यानी कि सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है तो निर्वाण के लिए स्वयं कार्य करना है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा भी है और इसके अंतर्गत कहा भी गया है। मेनली जो बात है वो ये है, ऐसा कहा गया है कि व्यक्तिगत प्रयासों से जो सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, हम उसे बदल सकते हैं, क्योंकि समाज का निर्माण मानव ने किया है, किसी ईश्वर ने नहीं किया है। और साथ ही साथ इसके अंदर ये भी कहा गया है, जो भी बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े राजा हैं, उन सभी को जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें दयावान बनना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन आपको लगता होगा बहुत कठिन तरीके से पूछ लिया, सामाजिक संविदा का सिद्धांत और पुरुष सूक्त में वर्ण्य समाज, ये ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण कैसे लिखूंगा? सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड के घोड़े दौड़ाने, इजीली लिख दोगे, है ना। आगे देखिए, पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जगत के जितने भी चारों वर्ण हैं, ठीक है, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी एक पुरुष के शरीर से उपजे थे बेसिकली। ये पुरुष सूक्त में कहते हैं ये जो चारों वर्ण है वो एक पुरुष के शरीर से उपजे थे। वो कहते हैं कि इसको हम लोग आदि मानव कहा करते थे। ठीक है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं कहते हैं हम उसे आदि मानव कहा करते थे। ठीक है, इनका कहना यह है कि ब्राह्मण इस उस व्यक्ति का एक मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय जो थे उनका उत्पन्न हुआ, वैश्य उनकी जंघा से उत्पन्न हुए और पैरों से उनके शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है समाज में जो फैली हुई है, ये एक दैवीय व्यवस्था है, ये देवों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। साथ ही साथ जो सभी प्रतिष्ठाएं हैं, यानी कि आपकी प्रतिष्ठा, आपका कार्य, आप किस कुल में, किस जाति में आप जन्म लेते हो, इस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्राह्मणों ने राजाओं से कहा कि दैवीय व्यवस्था है, इससे तुम्हें राजाओं तुम्हें इसे पालन करवाना होगा जनता के द्वारा, तो इसलिए वो आदेश भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप ऐसे से समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा बेसिकली घुमा के पूछा गया था, है ना। इसको एकदम सिंपल वे में कैसे समझाना है मैंने आपको समझा दिया इजीली तरीके से, और छोटे छोटे 3 से 4 पॉइंट आपको लिख देने, 3 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। सिंपल है ना। आगे, हाउ वाज बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिकल व्यू डिस्क्राइब्ड इन दी पुरुष सूक्त? तो थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से आप लिख दोगे, एंड अदर हैंड आपको लिखना है ब्राह्मणिकल व्यू डिस्क्राइब्ड इन दी पुरुष सूक्त दैट लाइक। नाउ अगला क्वेश्चन आता है 24। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आता होगा। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक प्रमुख खोज थी।
यानी कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, बताइए कैसे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे, सबसे पहला पॉइंट कि इसके कुछ अंश जो हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं किससे समानता है बेसिकली। तो यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली है ना, इक्ता कह सकते हो या फिर इक्का कह सकते हो, ठीक है, इस प्रणाली से कुछ कुछ इसके तत्व मिलते जुलते हैं। यहाँ पे ये जो अमरनायक प्रणाली है, इसमें अमरनायक जो थे वो एक सैनिक कमांडर के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। इन सैनिक कमांडरों को राय यानी कि विजयनगर के राजाओं के द्वारा शासन के लिए ना कुछ क्षेत्र दे दिए जाते थे, जहां पर ये अपना शासन करते थे। इन क्षेत्रों से वो किसान, शिल्पकर्मी, व्यापारी, इन सभी से भू राजस्व एवं जो अन्य प्रकार के टैक्स हुआ करते थे उनको वसूलते थे। साथ ही साथ इनका स्थानांतरण किया जाता था, इन्हें स्वतंत्रता भी मिलती थी। अर्थात राजा जो थे उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं अमरनायक का इन्होंने अगर विद्रोह कर दिया तो वे अपने क्षेत्र को हथिया लेंगे। तो इसीलिए ये जो राजा थे वो इनका स्थानांतरण करते रहते थे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि अमरनायकों ने ऐसा किया और वो सफल भी हो गए और वो स्वतंत्र भी हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए 2 पॉइंट की एक बात बता दिया मैंने, स्थानांतरण और स्वतंत्रता। 5वां है स्वामी भक्ति। बेसिकली अमर नायक जो थे वो साल में एक बार, आपने महानवी डिब्बा के बारे में सुना होगा, तो वहां पे जब अनुष्ठान होता है महानवी डिब्बा पर, बहुत सारे अमर नायक भेंट लेके स्वयं ही प्रस्तुत होते हैं। तो ऐसे में साल में एक बार, क्योंकि महानवी डिब्बा पर भी साल में एक ही बार अनुष्ठान मनाए जाते थे, ठीक है, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवदशमी, इस तरीके से। तो वही बताया गया है कि राजा जो था, मतलब राजा के समक्ष अमर नायक एक वर्ष में भेंट लेकर प्रस्तुत होते थे, या तो दूसरे के द्वारा या फिर स्वयं प्रस्तुत हुआ करते थे, जिससे वो अपनी स्वामी भक्ति को दिखाया करते थे। तो ये एक राजनीतिक प्रमुख खोज थी विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली, ठीक है बच्चों। इजीली आप इसे यहाँ पे समझ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरीके। 24 कहता है द क्या है, अमर नायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिक इन्वोशन, सॉरी हाँ इन्वोशन, या फिर आप कह सकते हो खोज बेसिकली ऑफ द विजयनगर एम्पायर एक्सप्लेन। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आप इसे इजीली यहाँ से एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। 26 में हमसे पूछा गया है वीर शैव कौन थे, समाज में प्रचलित किन बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। देखो वीर शैव बेसिकली जो वास वन्ना के अनुयायी थे उनको कहते हैं वीर शैव, और उन्हीं को कहते हैं लिंगायत। देखिए वीर शैव बेसिकली 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन उद्भव होता है, जिसका नेतृत्व एक ब्राह्मण करता है जिसका नाम होता है वासवन्ना। तो वासवन्ना के इस आंदोलन के दौरान जो इसके अनुयायी बनते हैं उन्हीं को कहा गया है वीरशैव, उन्हीं को कहा गया है लिंगायत। वीरशैव शिव के वीर होते हैं, लिंगायत लिंग धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये जो वीरशैव थे और लिंगायत थे, इन दोनों के विचार एक ही जैसे थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखो आपसे ये पूछा जाए कि वीरशैव कौन थे, तो भी आप यही आंसर लिखोगे। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए लिंगायत कौन थे, तो भी आप सेम टू सेम एज इट इज यही आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो हमें हमें यहाँ पे क्या पूछा, बस पता है क्या करना, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, जैसे वीरशैव का पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे लिंगायत वर्ड का यूज मत करना, ठीक है। और अगर लिंगायत पूछा गया हाँ तब आप यूज कर सकते, लेकिन जब वीरशैव पूछा जाएगा तब इसको यूज मत करना, ठीक है। हमसे वीरशैव पूछा गया तो हम क्या लिखेंगे, वीरशैव जो थे ये मृत्यु के उपरांत ऐसा मानते थे कि जो शिव के भक्त हैं वो शिव में लीन हो जाएंगे, अर्थात शिव भक्तों का कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। ये इनकी पहली विचारधारा थी। दूसरी विचारधारा, ये धर्म शास्त्रों में बताया गया जो श्राद्ध संस्कार है, श्राद्ध करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, धर्म शास्त्रों में जो बताया गया ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में, तो ये उसकी अवहेलना करते थे। ये कहते थे हम श्राद्ध संस्कार नहीं करेंगे, हम तो अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जाति अवधारणा की अवहेलना की, अर्थात इन्होंने कहा कि जिन लोग ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि कहते हैं कि कुछ जैसे शूद्र या वैश्य हो गए ये दूषित जातियां हैं, कुछ नीची जातियां दूषित हैं जिन्हें संस्कृत के मंत्र वगैरह सुनने की मनाही है, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इन्होंने इसकी अवहेलना की थी। ये तीनों ही कार्य किसके हैं, लिंगायत वैश्य दोनों के ही हैं। चौथा था ब्राह्मणीय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह, यानी कि आपने देखा होगा कि ब्राह्मण ने अभी मैंने आपको समझाया था कि ब्राह्मण विचारधारा में ये कहा गया था कि आपकी प्रतिष्ठा इस पर आधारित करती है कि आप किस कुल में किस जाति में जन्मे हो। अगर वैश्य में जन्मे हो तो सिंपल सी बात है आपको सबकी सेवा करनी है, ठीक है। और शुद्ध में जन्मे हो तो भी आपका सेम एज इट इज यही होने वाला है। ब्राह्मण में जन्मे हो तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, क्षत्रिय में जन्मे हो
मतलब क्षत्रिय जातीय कुल में जन्मे हो तो सिंपल सी बात है आपको युद्ध वगैरह सैनिक परीक्षण ये करना होगा। तो यही बताया गया है कि ब्राह्मणीय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ धर्म शास्त्र में वयस्क विवाह यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है, ये वाला, एंड कोई विधवा जो है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती, ये 2 चीजें। और साथ ही साथ एक और चीज थी सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, इसका इसने विरोध किया। अर्थात एक तो वयस्क विवाह को, सती प्रथा को और विधवा पुनर्विवाह पर मनाही, इसका विरोध किया। इन्होंने कहा वयस्क विवाह कर सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह कर सकती है और सती प्रथा नहीं मनाई जाएगी, ये गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी, चाहे आप वीरशैव की बात करो, चाहे आप लिंगायत की बात करो, द आंसर इज वन सेम, ठीक है। तो ये आप इजीली यहाँ पे लिख दोगे आसान तरीके से। देखा, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। 25 who were Vishab and what prevailing events in the society did they oppose। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके 3 से 4 पॉइंट इजीली हैं आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सेक्शन नंबर डी आ जाता है। सेक्शन नंबर डी में आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 8 मार्क्स का है, जिसमें चॉइस नहीं है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी, यानी कि ये मैंने आपको दिखा दिया बेसिकली अभी। वैसे तो जो सेक्शन डी वाला ये वाला हमारा पार्ट है, इसको हम समझेंगे पार्ट नंबर 2 में, जब अभी वीडियो आएगी, या तो आज आधे घंटे में आ जाएगी या फिर कल सुबह आ जाएगी, ठीक है। तो जहां तक होगा जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है इस पेपर को लेके, क्योंकि आपका अगला पेपर जियो और हिस्ट्री का ही है ना, जियो और हिस्ट्री का ही है। तो कोशिश करूंगा बहुत जल्दी डाल दूं। वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको समझ में आया है तो भी बताएं, और कोई डाउट हो, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, अपने क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट भी पूछ सकते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।